बहुत जरूरी विषय पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। शुक्रिया। इस पर कई पहलू हैं। लेटरल एंट्री, इसे आसान भाषा में कहें तो पीछे वाले दरवाजे से प्रवेश। इसको कई लोग चोर दरवाजे से, कई लोग छिपे हुए दरवाजे से, इस तरह के कई शब्द से प्रयोग करते हैं। तो ये सीधे एंट्री कर रहा है। इसका आसान भाषा में अर्थ ये है कि इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी, इसका कोई इम्तिहान नहीं होगा। लेटरल एंट्री यानी बिना परीक्षा के सीधे प्रवेश कर जाएगी। अब इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं। 3 हिस्सों में इस पूरे विषय को बांट के समझते हैं। पहला ये कि इसका प्रावधान किया क्या गया था। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने ये शुरुआत की? तो ये होगा कि नहीं, इसका किसी और रूप में शुरुआती जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था पहला और दूसरा, उसकी भी रिकमेंडेशन थी। लेकिन वो रिकमेंडेशन क्या थी? कभी कभार सरकारी महकमों में किसी विशेष कार्यक्रम या विशेष मंत्रालय में किसी विशेष योजना के तहत कोई बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए होता है, तो उसके लिए कभी कभार 1-2 लोग बुलाए जाते थे जिनको रैंक वही दी जाती थी, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर, इस तरह की रैंक पर। तो ये अपवाद के लिए रखा गया था कि कभी सरकार को इसकी अगर जरूरत महसूस होती है कि हमें बहुत विशेषज्ञ व्यक्ति चाहिए जो अपने क्षेत्र में दक्ष हो, और वो मामला हो सकता है तकनीकी का हो, वैज्ञानिक शोध का हो, किसी रासायनिक क्षेत्र का हो, कोई बहुत कल्चरल, बहुत डीप नॉलेज की जरूरत हो, इस तरह की चीजों के लिए कभी कभार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक आध बार हुआ होगा, लेकिन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद ये सारी चीजें कही गई कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत और है। फिर भी सरकारें टालती रही इसे। इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी 14 से 19, उसके ही आखिरी 1-2 साल में ये शुरुआत हो गई कि लेटरल एंट्री को अब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हम सीधे भर्ती के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। पहली बार उन्होंने 9 भर्तियों के लिए किया, जिसमें से एक व्यक्ति ने, और ये लिटमस टेस्ट है सौरभ भाई, एक व्यक्ति ने चंद हफ्ते बाद वो नौकरी छोड़ दी और वापस प्राइवेट ज्वाइन कर लिया। तो अभी इस पे हम आएंगे। तो सरकार ने क्या किया कि बाकायदे अब एडवर्टीजमेंट आने लगे, विज्ञापन आने लगे। अब ये विज्ञापन उन लोगों के लिए जो सरकारी क्षेत्र में नहीं है, यानी प्राइवेट सेक्टर से सीधे वो लोग भर्ती करके ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पर आ जाएंगे, जो 25 साल, 30 साल, कई बार तो 30 साल से ज्यादा की सर्विस करने के बाद यूपीएससी से चयनित प्री मेंस इंटरव्यू दे करके जो सेलेक्ट हुआ, आईएएस बना, वो 30 साल नौकरी करके जिस पोस्ट पर पहुंचता, उस पर बाहर से एक प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का, वो सीधे एक फॉर्मेलिटी पूरी करके ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएगा। अब इसके दूसरे पहलू में आ जाते हैं झट से। वो पहलू ये है कि इसका स्वागत करने का तर्क वही है। स्वागत इसलिए किया गया कि हमें विशेषज्ञ की जरूरत थी, हमने बाहर से एक विशेषज्ञ लिया। एक ठेके पर भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में बढ़ा के 2 साल और कर सकते हैं। ठेके पर हमने भर्ती की और उस विशेषज्ञ व्यक्ति से हमने विशेषज्ञ काम कराया और फिर छोड़ दिया। ये तर्क है, पॉजिटिव तर्क। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, खुद ब्यूरोक्रेसी के भीतर से। फिर मैं तीसरे वाले सेगमेंट में रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर आता हूं। रिजर्वेशन कहेंगे तो लोगों को लगता है अरे भाई ये तो रिजर्वेशन की वजह से विरोध करें। नहीं साहब, इसका देश के नागरिक होने के नाते हर नागरिक को समझना जरूरी है कि ये कितनी खतरनाक बात है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी परीक्षा पद्धति को फॉलो करते हुए यूपीएससी क्वालिफाई करके सरकारी नियमावली के तहत एक सरकारी कर्मचारी बनता है, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, सरकार के प्रति जवाबदेह है वह व्यक्ति, सरकार उसे सवाल पूछ सकती है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी उसके सरकार के प्रति है। 25 साल 30 साल नौकरी करता है तो सरकारी महकमे के काम करने के तरीके से वाकिफ होता है, सरकार कैसे चलती है, देश कैसे चल रहा है, फिर उसकी जवाबदेही। और कई बार सरकारी आप मुलाजिम हैं तो रिटायर होने के बाद भी, अगर आपने रिटायरमेंट के पहले कोई चीज की है तो रिटायरमेंट के बाद भी आप अकाउंटेबल हैं। लेटरल एंट्री में जब आप 3 साल के लिए आते हैं तो आप ठेके पर आते हैं, आपको पद, ओहदा, सम्मान सब कुछ वो देगा गया। नीति बना रहे हैं आप, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, टॉप कुर्सी पर बैठ करके, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और 3 साल बाद आप छुट्टी पर चले जाएंगे, आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आपका सरकारी महकमे में कोई काम करने का अनुभव है क्या? तो जो प्रमोशन करके लोग जाते, प्रमोशन करके गए हुए लोगों की बजाय ऊपर से कोई व्यक्ति बिठा दिया गया। ये पूरे सरकारी व्यवस्था का, उस तंत्र का एक बेजा मजाक उड़ाना है लेटरल एंट्री। अब आइए तीसरे पहलू पर। ये तो इसीलिए सरकारी कर्मचारी भी लोग इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं, अब तो वैकेंसीज आ रही हैं। अभी हम्म। सरकार कह रही है कि 60, आपने इंट्रो में बहुत डिटेल में बताया है कि 67 के आसपास के पद हैं। तो वो अधिकारी कहाँ जाएंगे जो प्रमोट होकर के जाते, ऊपर से बिठा दिया गया। अब ऊपर से जब बिठाया जाएगा तो जिसकी सरकार होगी उसके लोग इंटरव्यू लेने बैठेंगे, उसके मुताबिक होगा, फिर उसके मुताबिक कौन कहाँ से आएगा। अगर कोई सेबी का प्राइवेट व्यक्ति है तो उसका निवेश यहाँ आने के पहले किसी के साथ शेयर में था, तो भाई इसको तो आप नहीं देख पाएंगे। किसी का निवेश जो है अडानी के साथ है तो किसी का आरएसएस के साथ है, और सीधे तौर पर ये कहा गया कि आरएसएस के विचारधारा के लोगों को टॉप पर बिठा दिया गया पॉलिसी मेकिंग में। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ये। अब आखिर में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का मसला ये है कि हम लोगों ने तो पिछले दिनों विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ी कि रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन का मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं होता, रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का एक जरिया है। उसके जरिए आप देश चलाने में उन तबकों की नुमाइंदगी तय करते हैं जो देश में जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज है। तो कोई जनसंख्या रजिस्टर में ही दर्ज न रह जाए, देश चलाने वाले रजिस्टर में भी उसका नाम हो। जैसे उस रोस्टर का मतलब ये था कि डिपार्टमेंट एज ए यूनिट हम उसको ट्रीट करेंगे, जबकि उसके पहले बहुत लंबी लड़ाई लड़के, एक तो रिजर्वेशन आया ही एकेडमिया में 90 के बाद, एससी एसटी को 90 के बाद आसपास मिला, और 2006 में आया ओबीसी रिजर्वेशन जो 2009 में लागू हुआ पूरी तरह से। तो अभी तो आया ही नहीं, उस तरह के लोग ही नहीं। मिसाल के तौर पर वाइस चांसलर, हमने 2018 में एक आरटीआई लगाई, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला के 596 यूनिवर्सिटीज थी, 596 कुलपति, उसमें केवल 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट के, 6 शेड्यूल ट्राइब के, और 36 कुलपति ओबीसी कम्युनिटी के थे, और बाकी 550 लोग एक तबके के थे। आज इसका नतीजा ये है कि 92 पोस्ट में से 92 पर एक तबके के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी है ही नहीं। लेटरल एंट्री ने क्या किया कि हर मिनिस्ट्री के पोस्ट को सिंगल कैडर की तरह से ट्रीट किया, और जैसे ही वो सिंगल कैडर ट्रीट करते हैं उसमें रिजर्वेशन शून्य हो जाता है। और यह रिजर्वेशन शून्य होना, आज तक 67 लोग हैं लगभग, अगर वही आंकड़ा है तो। आरएसएस के व्यक्ति को कैसे सिस्टम में बिठाया जाए, आरएसएस के व्यक्ति से कैसे देश चलवाया जाए, और वो भी हम तो एक टास्क दे रहे हैं। जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है कि एक बार सरकार बताए। मेरा आकलन ये कहता है कि एक बार 300 पदों की भी वैकेंसी आई थी, मैं उस पर अभी श्योर नहीं हूं इसलिए मैं दावे के साथ ये नहीं कह रहा हूं, इसलिए हम उस जमाने में 341 पद कहते थे, शायद उस पर रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हुआ, इसलिए सरकारी आंकड़ा 62 या 63 जो आप बता रहे हैं वो है। आज तक इसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं आया? और यहां से एक रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। सरकारी चीज में तो आप पूछ सकते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पे कितने एससी एसटी ओबीसी हैं, प्राइवेट में तो इसका मतलब सारे लोग वही भरे, जिनको आपने 60 से ऊपर लोगों को नियुक्ति दी वो तो सारे वही लोग हैं। तो देश कौन चला रहा है? मुट्ठी भर लोग। और वो पॉलिसी किसके लिए बना रहे हैं? पूरे देश के लिए। तो ये घोर ठेकेकरण का, जैसे ठेके पर प्रोफेसर, ठेके पर जो है पुलिस, होमगार्ड और तमाम लोगों को ले आ रहे हैं, ठेके पर डॉक्टर, अब ठेके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी। और ये तो देश का बंटाधार हो जाएगा अगर इस तरह का प्राइवेटाइजेशन होगा। ये संविधान विरोधी है। और प्रमोशन करके जो एससी एसटी ओबीसी, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एससी एसटी ओबीसी को प्रमोशन रिजर्वेशन तो आपने दिया नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं होने से होता क्या है, एंट्री लेवल पर एक साथ एक अपर कास्ट और एक एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति एक साथ ज्वाइन करता है। 20 साल बाद किसी भी सरकारी ऑफिस का आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए। हमने ऐसा सर्वे किया है, हमने बहुत सारे आंकड़े इसके जुटाए हैं। एक एससी एसटी ओबीसी को किसी मामले में कोई सो कॉज दे दिया, कोई किसी मामले में उलझा दिया, उसका प्रमोशन नहीं होने दिया। और आंकड़े बताते हैं कि जब 20 साल बाद की नौकरी होती है तो 20 साल बाद 7 ज्वाइन किए हुए लोगों में से टॉप की पोस्ट पर पहुंचते एससी एसटी ओबीसी रिटायर हो जाता है।